दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में आखिर दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस बीच क्या कुछ कर रहा है। मोदी सरकार तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ कर रही है। दोस्तों देश में लगातार एक के बाद एक दलितों के खिलाफ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर जूता फेंका गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आपने देखा एक दलित को किस तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया। और अब हरियाणा से एक बेहद खौफनाक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक आईपीएस अधिकारी जातिवाद का शिकार हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने खुद ही अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाई पूरन कुमार हैं जो एजी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक था, हरियाणा में इनकी पोस्टिंग थी। वाई पूरन कुमार दलित समाज से आते हैं। पूरन कुमार जातिवाद से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी। 7 अक्टूबर को जब ये पूरा मामला सामने आया तो पूरा देश हैरान रह गया। जब उन्होंने चंडीगढ़ में ये कदम उठाया तो उस समय उनकी पत्नी अवनीत कुमार, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं, वो जापान के दौरे पर थी। और जब वो लौटी वहाँ से, दोस्तों उनकी हालत आप समझ सकते हैं क्या रही होगी। जब लौटी तो उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अपनी ज़िंदगी खत्म करने से पहले पूरन कुमार जी ने एक फाइनल नोट लिखा था। उस फाइनल नोट में 15 बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम थे और सबसे बड़ा आरोप लगा था, जो मुख्य आरोपी इस पूरे केस में हैं, वो हैं हरियाणा के डीजीपी। डीजीपी मतलब क्या? पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, मुख्य आरोपी है इस केस में। पूरन कुमार के लिखे फाइनल नोट के आधार पर उनकी पत्नी अवनीत कौर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के थाने में जाती हैं, एफआईआर दर्ज कराती हैं। एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उसके अगले दिन क्या पता चलता है? अगले दिन पता ये चलता है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका कॉलम 7 जो होता है छोड़ दिया गया है। मतलब किसी आरोपी का नाम ही उसमें नहीं लिखा था। और जैसे अवनीत कुमार को ये पता चलता है कि किसी आरोपी का नाम ही नहीं लिखा है, वो तुरंत एक्शन में आ जाती हैं और फिर से एफआईआर संशोधन की हरियाणा पुलिस से गुहार लगाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन 15 अधिकारियों के, अफसरों के नाम बता देना चाहता हूं जिससे पूरन कुमार दोषी मानते थे। लेकिन इन 15 में से 2 सबसे ज़्यादा दोषी हैं पूरन कुमार जी की नज़र में। ये पूरी लिस्ट यहाँ हमारे सामने आ चुकी है। एक है मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी हैं, उसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर, टीवीएसएन प्रसाद पूर्व मुख्य सचिव रिटायर्ड हैं, राजीव अरोड़ा, मनोज यादव, पीके अग्रवाल, संदीप खिरवार, अमिताभ ढिल्लो, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माटा रविकिरण, सिबास कविराज, पंकज जैन, कुलविंदर सिंह, नरेंद्र बिजराणिया। तो ये सब पुलिस अफसर हैं। इन्हीं पर आरोप लगा है कि ये सब मिलकर पूरन कुमार को परेशान करते थे। अपने फाइनल नोट में पूरन कुमार जी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने फाइनल नोट में लिखा है कि जहां इनकी पोस्टिंग थी ये भी उसी परिसर में एक मंदिर हुआ करता था और ये भी मंदिर में पूजा करने जाने वाले थे या जा रहे थे या जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और ये 2020-21 की घटना बताई जा रही है। और जब इस पूरे मामले को लेकर ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि मेरे खिलाफ जातिवाद हो रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी जाति को देखकर परेशान किया जा रहा है, तो फिर इनकी फजीहत और ज़्यादा शुरू हो जाती है। पूरा जो पुलिस महकमा है, पूरे पुलिस महकमे पर आरोप लग जाता है। डीजीपी तक सवालों के घेरे में आ जाते हैं और आखिर में ऐसा होता है कि पूरन कुमार को खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ती है। इंसाफ नहीं मिलता है। वो जीते जी इंसाफ चाहते थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, जातिवाद का शिकार हो गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आईएएस आईपीएस एसोसिएशन है वो आमने सामने आ चुका है। आईएएस एसोसिएशन ने अवनीत कुमार को समर्थन दिया है, सरकार से न्याय की मांग की है और कहा जा रहा है कि जो डीजीपी मुख्य आरोपी शत्रुजीत कपूर हैं
उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कहा जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर जो धारा लगी है वो 10 साल की सज़ा वाली धारा है, वो गैर जमानती धारा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाई पूरन कुमार की पत्नी द्वारा एफआईआर में संशोधन की मांग की गई है। गुरुवार तक पूरन कुमार के परिवार की ओर से 15 अफसरों पर आरोप लगाए गए थे। सूबे के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मामले में डीजीपी समेत 13 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार ने इस एफआईआर पर ऐतराज जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लीकेशन देकर कहा है कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं, एफआईआर को फिक्स्ड फॉर्मेट में लिखा जाए। सोचिए, एक आईएएस अधिकारी पीड़ित है, एक आईपीएस अधिकारी इतना ज़्यादा पीड़ित था कि उसने दुनिया ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इस बीच खबर ये आ रही कि आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। उनकी आईएएस पत्नी की मांग है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने एक कमेटी गठित कर दी है। कहा जा रहा है कमेटी जांच के नाम पर झुंझुना है। ये हाल आईएएस आईपीएस अफसरों का है तो जनता से इंसाफ इस समय कोसों दूर है। एक आईएएस को इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक आईपीएस अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। सोचिए दोस्तों, डबल इंजन सरकार में क्या हालात है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मायावती जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, काफ़ी भावुक पोस्ट लिखा है। बीएसपी चीफ मायावती जी ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं। रैली के बाद उन्होंने लिखा है कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, द्वारा जातिवाद शोषण और प्रताड़ना के कारण की गई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। खासकर दलित और बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा उद्वेलित हैं। ये अति दुखद और अति गंभीर घटना खासकर एक सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है। ये साबित करती है कि लाखों दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना अधिक खासकर शासन प्रशासन में हावी है और सरकारें इसको रोक पाने में विफल साबित हो रही हैं। वैसे ये सब सरकार की नीयत और नीति की बात ज़्यादा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की समयबद्ध, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। डीजीपी पर जो आरोप लगाए कह रहे हैं कि सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, डीजीपी हो चाहे कोई एसपी हो, ताकि सब समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा कभी ना हों। हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता से ले, इसकी भी लीपापोती करने का प्रयास ना करे तो यही उचित होगा। जांच के नाम पर खानापूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आरोप लगने शुरू हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार भी इस घटना का उचित संज्ञान ले तो ये बेहतर होगा। मायावती जी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं बीआर गवई साहब, जो कि दलित समाज से आते हैं, उन पर खुद जूता फेंका गया दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो मायावती जी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी एक अपील की है, न्याय की अपील की है कि आप लोग कम से कम इंसाफ दीजिए। इंसाफ आप ही लोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं से खासकर उन लोगों को ज़रूर सीख लेनी चाहिए जो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़कर क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि धन और पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता। हर स्तर पर जातिवादी शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी ताज़ा मिसाल हरियाणा की वर्तमान घटना है। बहुत ही शानदार बात कही है बीएसपी चीफ मायावती जी ने। दोस्तों, लखनऊ में मायावती जी ने एक रैली की थी पिछले दिनों, याद होगा। उन पर आरोप लग रहे थे बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, अब रैली कर दिया है, सक्रिय हो चुकी हैं। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, जो भी पढ़ रहा है भावुक हो जा रहा है। सारी बातें कर दी हैं मायावती जी ने इस पोस्ट में। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने लपेटे में लेने की कोशिश की है और साफ तौर से कहा है कि भाई न्याय दिखना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। और ये जो घटना है इसमें तुरंत न्याय होना चाहिए। आरोपी चाहे डीजीपी हो चाहे एसपी हो, न्याय तुरंत इस परिवार को मिलना चाहिए। और सिर्फ मायावती जी नहीं, देश के तमाम बुद्धिजीवी जो लोकतंत्र संविधान में भरोसा करते हैं, हर कोई चाहता है कि पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ मिले, डीजीपी को सज़ा मिले अगर उन पर आरोप है तो। और कहा जा रहा है कि अगर सही से जांच हो गई तो डीजीपी को 10 साल की जेल हो सकती है। लेकिन नीयत चाहिए, नीति चाहिए। हरियाणा की सैनी सरकार क्या दम दिखा पाएगी? उसके पास एक बहुत बड़ा मौका है। नायब सिंह सैनी के लिए अच्छा मौका है कि वह पुराने चक्रव्यूह को तोड़कर एक दलित अफसर को इंसाफ दिलाएं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है उनसे। दलितों के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर
SC/ST की आवाज़ उठाने वाले हंसराज मीणा जी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार उसके बाद रोहित वेमुला के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, पायल तड़वी के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, CGI गवई के हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, पूरन कुमार IPS के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि डबल इंजन सरकार में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल कब लगेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या मजबूरी है इस सरकार की? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाणा जी हैं। किशोर मकवाणा जी हैं। इसको लेकर भी हंसराज मीणा जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। कह रहे हैं कि ये पद की गरिमा और जिम्मेदारी दोनों पर कलंक है। देश में हर दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें आती है, महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं और अधिकारी तक जातिवाद से तंग आकर जान दे रहे हैं। लेकिन मकवाणा साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, राजनीतिक आकाओं की चापलूसी में व्यस्त हैं। इनका काम पीड़ितों की आवाज़ बनना था, पर ये महाशय सत्ता के प्रवक्ता बन गए हैं। तो SC आयोग के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? किशोर मकवाणा जी इस पूरे मामले को लेकर कितने सक्रिय हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जो SC आयोग है उसे सफ़ेद हाथी नहीं बनना चाहिए, उसे भी इस पूरे मामले में आवाज़ उठाना चाहिए। सत्ता के पैरोकार बनेंगे, सत्ता की चाटुकारिता करेंगे तो फिर आवाज़ नहीं उठ पाएगी। तो बड़ा सवाल यही है, क्या पूरन कुमार जी के दोषियों को सज़ा मिल पाएगी? क्या पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? दोस्तों, आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।